नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है एथेनॉल वाला पेट्रोल, क्या माइलेज पे कंट्रोल। ये शो इसलिए कि सरकार की ग्रीन फ्यूल पॉलिसी के तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का टारगेट पूरा हो गया है, लेकिन इन दिनों पेट्रोल में एथेनॉल को लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं कि इससे माइलेज घट रहा है और इंजन को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि ARAI और IAP जैसे संस्थानों की शोध में E20 ईंधन को सुरक्षित पाया गया है और ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। हालांकि सरकार मानती है कि माइलेज में 1 से 2% की मामूली गिरावट आ सकती है, लेकिन इसे भी सुधारा जा सकता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एथेनॉल जो पेट्रोल में मिलाया गया है, मतलब एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर मिथ क्या है, ट्रूथ क्या है, ताकि आपको सही जानकारी मिले। जब आप गाड़ी चलाएं या फिर जब आपके मन में इस तरह के सवाल आएँ तो आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की सच्चाई क्या है और इसको लेकर के अफवाह क्या है। इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। सरकार ग्रीन फ्यूल पॉलिसी के तहत देश भर के पेट्रोल पंपों पर E20 यानी 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल बढ़ा रही है। लेकिन इस बीच अचानक से एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल को लेकर लोगों के बीच चिंता बढ़ गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये फ्यूल गाड़ियों के लिए सुरक्षित है। पेट्रोल में एथेनॉल को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इससे माइलेज घट रहा है और इंजन को नुकसान पहुंच सकता है। इधर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आधिकारिक पोस्ट कर उन मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया है जिनमें पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स के पुराने वाहनों और यूजर्स पर बुरे असर की बात कही जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि ये चिंताएं बिना वैज्ञानिक प्रूफ या एक्सपर्ट एनालिसिस के हैं। उन्होंने कहा कि E20 से वाहनों को नुकसान या यूजर्स को दिक्कत होने के दावे रियल फैक्ट्स पर आधारित नहीं है। एक इंटरनेशनल स्टडी के मुताबिक कार्ब्यूरेटेड और फ्यूल इंजेक्टेड वाहनों के पहले 1 लाख किलोमीटर के टेस्ट में हर 10,000 किलोमीटर पर चेक करने के बाद पावर, टॉर्क और फ्यूल कंजम्पशन में कोई खास अंतर नहीं मिला। मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि ARAI, IAP और इंडियन ऑयल के टेस्ट्स में पुराने वाहनों में भी E20 इस्तेमाल करने पर परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं पाई गई। E20 फ्यूल ने गर्म और ठंडे स्टार्ट के टेस्ट भी बिना किसी दिक्कत के पास कर लिए। मंत्रालय ने माना कि एथेनॉल का एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होने की वजह से माइलेज थोड़ा घट सकता है। हालांकि बेहतर इंजन ट्यूनिंग और E20 कंपैटिबल मटेरियल्स इस्तेमाल करने पर इस कमी को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑटो कंपनियां पहले ही इस अपग्रेड को शुरू कर चुकी हैं। सियाम के अनुसार E20 कंपैटिबल वाहन अप्रैल 2023 से बिक रहे हैं, इसलिए E20 से फ्यूल एफिशिएंसी में बड़ी गिरावट का दावा फेक है। E20 के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स BIS और ऑटो इंडस्ट्री के मानकों के हिसाब से फिक्स किए गए हैं। कुछ पुराने वाहनों में 20,000 से 30,000 किलोमीटर के बाद रबर पार्ट्स, गैस्केट बदलने की सलाह दी जा सकती है, जो रेगुलेटेड सर्विसिंग के दौरान आसानी से कम खर्च में हो सकता है। 2014 से अब तक पेट्रोल के विकल्पों से भारत ने 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फॉरेन एक्सचेंज बचाई है। एथेनॉल मिक्स से किसानों को 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हुआ है, जिससे ग्रामीण इकोनॉमी और एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिला है। यानी कुल मिलाकर कहें तो E20 को लेकर जितनी भी बातें कही जा रही हैं, उसे सरकार ने निराधार और बिना किसी तथ्यों के बताया है और जो कुछ कमियां हैं उसे दूर करने का काम भी ऑटोमोबाइल कंपनियां शुरू कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, और आज हम इसको डिटेल में इस पर बात करने वाले हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अरुण मल्होत्रा साहब, जो कि फॉर्मर MD हैं निसान इंडिया के। हमारे साथ हैं नवीन सोनी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट लेक्सस इंडिया के, और साथ ही अविक चट्टोपाध्याय हैं, ऑटो एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल अरुण मल्होत्रा जी, डायरेक्ट सवाल आपसे मेरा ये होगा कि क्या आप भी इस बात को मानते हैं या फिर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से माइलेज पे इम्पैक्ट आता है, और अगर हाँ तो कितना? जैसे आपकी रिपोर्ट कहती है, कुछ तो असर आता है माइलेज पे। अब 2023 से जो गाड़ियां बनी है उनकी अलग कैलिब्रेशन हुई है, पर उससे पहले बहुत सारी लाखों करोड़ गाड़ियां सड़कों पे है, तो 3 से 4% तक तो फ्यूल एफिशिएंसी गिरती है, वो तो क्लियर है। पर जहां तक बात है कि गाड़ी की परफॉर्मेंस पे, पैरामीटर्स पे और उसके करोजन पे
उस पर अभी तक प्रूव नहीं कुछ हुआ है। कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कोई खास उसमें अभी तथ्य नहीं दिखता। पर मेरा मानना है कि 2010 से पहले जो यूरो 1 जब E10 आया था, उससे पहले की जो गाड़ियां हैं उन पे असर जरूर ज्यादा पड़ सकता है, और वो सब गाड़ियां कोई 15 साल पुरानी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 15 साल पुरानी गाड़ियों पे ज्यादा असर पड़ सकता है, राइट? बिकॉज उनकी जो प्रोडक्शन थी तो 2010-11 से E10 के लिए गाड़ियां कंपैटिबल कर दी गई थी। हाँ। पर उससे पहले E10 नहीं, तो वो E0 है। और जो E10 जब गाड़ियां बनाई गई थी जो 2010 से 2023, उनकी ऑल्दो कंपैटिबल E10 तक है, पर E14 तक उसके आंकड़ा जा सकता है। तो क्या तो काफी सेफ जोन पे है। ओके, ठीक है, ठीक है। अब मैं इस पर और भी आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन आपने जो ये कहा कि 4-5% का इम्पैक्ट आता है माइलेज पे, ये क्या पुरानी गाड़ियों के लिए आप कह रहे हैं या नई गाड़ियों के लिए? मेरे ख्याल से पुरानी गाड़ियों में ज्यादा आता है। इस पे अभी तक कोई हार्डकोर डेटा नहीं आया है। गवर्नमेंट ने कुछ फिगर्स डाले हैं, कुछ लोग डाउट कर रहे हैं, अलग फिगर्स डाले हैं। हाँ। पर ये क्लियर है कि फ्यूल एफिशिएंसी गिरती है और पुरानी गाड़ियों में ज्यादा गिरेगी। ठीक है। क्योंकि जब 2023 के बाद जो गाड़ियां बनाई गई है, उनको इस पॉइंट से रखा गया है कि उनकी पावर ट्यूनिंग, इंजन ट्यूनिंग इस तरह से की गई है कि उनकी जो फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम है वो वही है। तो 2023 के बाद वाली गाड़ियों में माइलेज का प्रॉब्लम नहीं है या थोड़ा बहुत है? नहीं, उसमें नहीं हो सकता, बिकॉज उसकी ट्यूनिंग, उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट ARAE नहीं क्योंकि उसके अनुसार किए हुए हैं, तो मतलब ना होने के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2023 के बाद जब ये गाड़ियां जो बनी हैं, जो इंजन, उसमें फ्यूल एफिशिएंसी का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसका माइलेज एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल की वजह से नहीं गिर रहा है, राइट? थोड़ा गिर सकता है, इसमें 100% को यूं नहीं बोल सकता, राइट। अगर उसमें 4% है, इसमें 1 या 2%। ओके, तो आप कह रहे हैं इसमें बहुत कम है, ठीक है। बहुत अब कम। नवीन जी, आपका टेक क्या है? क्या आप भी इस बात को मानते हैं जो बात अरुण जी कह रहे हैं? क्या इसी लाइन पर आप भी हैं या आपकी राय से कुछ अलग है? ये बहुत जरूरी समझना है कि इंडिया के अंदर या किसी भी देश के अंदर कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनका क्या रोल रहता है। सरकार अगर रूल बनाती है या रेगुलेशन बनाती है, तो इसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का यही रिक्वेस्ट रहती है शुरू से कि अगर आप हमें शुरू से एक टाइमलाइन दे दें तो हम उसके हिसाब से अपनी गाड़ियों को कैलिब्रेट कर सकते हैं। जहां तक इथेनॉल का सवाल है, मतलब दुनिया के अंदर E100 की गाड़ियां भी चल रही हैं, और जो मैन्युफैक्चरर्स आज इंडिया में है वो गाड़ियां ब्राजील जैसे देशों में चला रहे हैं। तो ये किसी के लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, जो स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, कि वो कैलिब्रेट कर सकें अपने व्हीकल्स को। खाली ये होता है कि जिस हिसाब से फ्यूल और रेगुलेशन और गाड़ियां, ये तीनों स्टेक होल्डर्स आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो ये आगे सक्सेसफुल होगा। जैसे E20 की बात करें तो E20 में 22-23 के आसपास 80% से 90% मैन्युफैक्चरर्स ने ये दावा किया है, और सैम के थ्रू ये बोला भी है कि 100% वो E20 कंप्लायंट है। अब वो E20 कंप्लायंट है, उसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी गाड़ियों के अंदर जो पार्ट्स लगाए हैं, अपने जो कैलिब्रेशंस किए हैं, अपने जो टेस्टिंग की है, वो सारी E20 फ्यूल को लेकर की गई है, और उसके साथ से वो कंपैटिबल है। अगर उससे पहले की गाड़ियों की बात करें तो वो पुराने वाले रेगुलेशन और पुराने वाले उसकी फ्यूल क्वालिटी के हिसाब से बनी हुई थी। तो जैसे जैसे फ्यूल स्टैंडर्ड बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे पुरानी गाड़ियों को चलाना मार्केट के अंदर और वही परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना वो थोड़ा लाजमी नहीं हो। ठीक है, तो बात क्लियर है कि पुरानी गाड़ियों के जो इंजन हैं, चूंकि उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं किए गए थे, तो लिहाजा उस पर उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना नई गाड़ियों को, क्योंकि नई गाड़ियों को बनाया ही गया है उसी तरीके से, तो वो उसी के हिसाब से फिट है, तो दोनों में फ़र्क तो आएगा। अब अविक चट्टोपाध्याय जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, क्योंकि इसको लेके बड़ी डिबेट हो रही है। हालांकि सरकार ने बहुत क्लियर किया है कि ये सब अफवाह हैं और इंजन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, माइलेज में मामूली गिरावट है, लेकिन वो भी उसको ठीक किया जा सकता है। आप एग्री करते हैं? अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत माइलेज का प्रॉब्लम है, मैं पहले नई गाड़ी की बात करता हूं आपसे, नई गाड़ियों में अगर मान लीजिए 1 से 2% या 3% माइलेज का फ़र्क आता है, तो क्या इसको वक्त के साथ हम ठीक कर सकते हैं? रिकवर हो सकता है ये? हाँ, देखिए, इथेनॉल क्या है कि आप गैसोलीन के साथ एक फॉरेन केमिकल या फॉरेन मटेरियल ऐड कर रहे हैं। इथेनॉल के 2 इश्यूज हैं। एक है इथेनॉल जिसको बोलते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, मॉइस्चर को ट्रैप करता है। इसीलिए इथेनॉल इंजन्स की जो मेटलर्जी है वो अलग होती है। आप E10 बोले, E20 बोले, E27 बोले, E100 बोले, तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंजन्स की मेटलर्जी बदलनी पड़ती है। साथ में कुछ रबर के कंपोनेंट्स भी बदलने पड़ते हैं, जो आपने भी मेंशन किया है।
अब आती है फ्यूल एफिशिएंसी की बात। क्या कि इथेनॉल जो है उसका जो एनर्जी डेंसिटी है वो गैसोलीन से कम है, मतलब बाय वॉल्यूम अराउंड 65 to 67% कम है, बाय मास अराउंड 60% कम है। तो क्या होगा कि E20 कंप्लायंट हो, E27 कंप्लायंट हो, जो भी कंप्लायंट हो, तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी फ्रॉम अ प्योर गैसोलीन व्हीकल, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी। मतलब फॉर द लेटेस्ट कंप्लायंट इंजन भी कम होगा फ्यूल एफिशिएंसी। इशू यही है कंज्यूमर के लिए कि अगर मैं 100% पेट्रोल खरीदता हूं से 100 रुपीज में पर लीटर, मैं अगर उसमें अगर 20% इथेनॉल मिक्स होता है तो फिर पेट्रोल का प्राइस कितना होना चाहिए? क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी जो हम कैलकुलेट करते हैं, इट इज बेसिकली नंबर ऑफ किलोमीटर्स पर लीटर, बट वी ऑलवेज कैलकुलेट कि मेरे पैसे कितने खर्च हो रहे हैं। तो अगर वो प्राइस का कैलिब्रेशन हो जाए तो कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है। ओके, ठीक बात। तो आप कह रहे हैं कि अगर ये हो जाता है तो कंज्यूमर के लिए बेटर रहेगा। लेकिन अब मैं सर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ अरुण जी। आपने बता दिया नई और पुरानी गाड़ी का फ़र्क, ये तो हम माइलेज की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं इंजन पे। मतलब माइलेज में आप लोगों ने कहा कि नई गाड़ियों को लेकर के बहुत स्टडी नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। सरकार ने कहा है कि लेकिन इसको हम ठीक कर सकते हैं। ये आप एग्री करते हैं अरुण जी कि अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत माइलेज का प्रॉब्लम है तो इसको टेक्नोलॉजी से ठीक किया जा सकता है? एग्री सर इससे? टेक्नोलॉजी से ज्यादा जो अविक ने बात की, प्राइस जो कहते हैं ना, प्राइस वैल्यूएशन, कस्टमर अगर कोई पूछेगा भाई आप एथेनॉल के कारण गाड़ी में जो हम इंपोर्ट कर रहे थे फ्यूल, आज की तारीख में एथेनॉल लोकल है, तो उसके लिहाज से उसको कुछ प्राइस बेनिफिट मिलना चाहिए, कैलिब्रेशन की एक बात है। तो जो दूसरी बात आपने की कि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी में, एडाविक ने भी सही कहा, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। ऑल्दो इंजन को डिफरेंटली डिजाइन किया है तो जज करना मुश्किल होता है कि भाई उसमें फर्क पड़ेगा। जहां तक अब डिटेरेशन की बात है इंजन की, अभी तक मतलब ये है कि 2010 की जो गाड़ियां हैं, सपोज मैं कहता हूँ 2010 से पहले की भी है, अभी तक कोई कंक्रीट प्रूफ ये नहीं है। कुछ केसेस में हो सकता है, अभी जैसे अब एक ने बड़ा हाइड्रोस्कोपिक होती है, ऑटो ट्रैक करती है, गाड़ी खड़ी रहेगी 6 महीने 5 महीने, तो चांसेस ज्यादा है। बट इन नॉर्मल रनिंग कंडीशंस में अभी कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं है कि जो गाड़ियां पहले बनी थी उनका इंजन डिटेरियोरेट हुआ है। देयर आर डाउट्स, देयर हैव बीन केसेस, बट ऐसा कोई थ्योरम नहीं प्रूव होती है। तो पर उस पर नजर है, जैसा कहा कुछ प्लास्टिक पार्ट्स है और बड़ी सस्ते होते हैं प्लास्टिक, कुछ पार्ट्स बदलने पड़ते हैं, और आई थिंक मैन्युफैक्चरर्स ने भी रिकमेंड नहीं किए हैं। मैं किसी से बात कर रहा था, वो किट 700-800 रुपए की आ जाती है। तो यहाँ तक है। दूसरी जो चीज हमने अब ये नहीं देखी कि 4 व्हीलर्स की तो कहानी हमने देख ली, पर 2 व्हीलर्स में क्या हुआ है। 2 व्हीलर्स में 10 साल पहले मेरे ख्याल से 2 व्हीलर्स की ज्यादा इश्यू हो सकता है। अच्छा। क्योंकि उनकी एम्पलीफाई इंजन नहीं थे, कार्बोरेटर इंजन काफी पुराने 2 व्हीलर चल रहे हैं, तो सारा जो जद्दोजहद है या सारी जो नजर है 4 व्हीलर के मापदंड से देखी जा रही है, जिसमें फर्क बहुत कम है। पर 2 व्हीलर पे अभी तक मेरे को कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन डेटा नहीं है, और पैनलिस्ट को हो, और मेरा मानना है कि 2 व्हीलर पे शायद थोड़ा असर ज्यादा पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2 व्हीलर पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब जरा लेकिन मैं ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि इसको लेकर के कोई ठीक ठाक स्टडी नहीं हुई है। लेकिन अब जरा सर हमें ये बताइए नवीन जी, ये तो हमने माइलेज की बात की, क्या एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से इंजन की मजबूती पे कोई फ़र्क पड़ता है सर? जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अगर पहले से डिक्लेयर्ड हो कि कौन सा इंजन और कौन सा फ्यूल है, अगर वो मैचिंग बराबर से हो, अगर आप फ्यूल स्टेशन पे अगर भारत के बाहर अगर जाएं तो आपको फ्यूल स्टेशन पे वहां लिखा मिलेगा, यहाँ E10 फ्यूल है, यहाँ पे E20 फ्यूल है, यहाँ पे E40 फ्यूल है। तो जो आपको चाहिए, आपका जो व्हीकल, क्योंकि व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को एक हिदायत दी गई है कि उसमें जो फ्यूल पंप है वहां पे वो जो फ्यूल का जो आपका रहता है उसमें एक स्टिकर लगाना पड़ता है कि कौन सी स्टेट से ये कंप्लायंट है। जैसे पहले आप गाड़ियों में देखते थे BS1, BS2, BS3, वैसे ही अभी E10, E20 आप गाड़ियों के अंदर ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टिकर मिल जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रेगुलेशन था। तो उसको मैच करना है फ्यूल से, उसको मैच करना है कौन से फ्यूल, प्रॉपर फ्यूल से। कॉस्ट एक बड़ा मुद्दा है जो कि बहुत ही मतलब टची सब्जेक्ट है, तो आई विल नॉट गो देयर। बट जहां तक इसकी फ्यूल कंपैटिबिलिटी की बात है, इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि देखिए मेरा व्हीकल इस कंप्लायंस से है तो मुझे वो फ्यूल ज्यादा सूट करेगा। ये भी कहना सही नहीं होगा कि E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर अगर आप प्योर फ्यूल डाल दें,
आज की तारीख में तो कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि आप किसी पेट्रोल पंप पे जाइए तो कहीं पे आपको स्टिकर फ्यूल की तरफ से नहीं मिलेगा। वहां पे अच्छा। पेट्रोल का एक ही डिस्पेंसर है जो हाँ। कि पेट्रोल दे रहा है। वो आपको E5 भी दे सकता है, E20 भी दे सकता है। अच्छा। तो वो एक तरह से मिसनॉमी है, क्योंकि गाड़ियां का जब बनाया गया है तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ऑयल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरर और गवर्नमेंट तीनों अगर साथ में चलेंगे इसके, हाँ। तो जो बेस्ट फ्यूल और बेस्ट व्हीकल कॉम्बिनेशन होगा हाँ। वही बेस्ट उसका आउटकम देगा, चाहे वो नहीं वो एनवायरनमेंट तो से ठीक हो। है सर, लेकिन सवाल ये है कि जब 2023 की बात की गाड़ियां, ये कहा गया है कि भाई इसको हम E20 के हिसाब से बना रहे हैं, तो जी। ये तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि जो E20 के हिसाब से बनाए गए इंजन हैं, जो बनाई गई गाड़ियां हैं, क्या ये मिथ है कि उसके इंजन पे कोई फर्क पड़ता है एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से? अगर उसमें E20 फ्यूल डालेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि जो एनर्जी डेंसिटी की बात है, चाहे ऑक्टेन रेटिंग हाई हो, ऑक्टेन रेटिंग इज हायर फॉर अपने क्या नाम से E20 फ्यूल के लिए, उसकी ऑक्टेन रेटिंग 100 के ऊपर होती है, लेकिन उसकी जो एनर्जी डेंसिटी या उसका जो फ्यूल एफिशिएंसी जो देती है एनर्जी, तो आपको ज्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। वही गवर्नमेंट आज आपको 1 से 3% कह रही है, कहीं पे वो फिगर 4% होता है। तो फ्यूल एफिशिएंसी में फर्क आएगा। अगर वो कंप्लायंट बनी है गाड़ियां, तो फिर गाड़ियों में फर्क नहीं आएगा। ओके, ठीक है। अविक चट्टोपाध्याय जी, अब जरा सर आप बताइए, हम बात कर रहे हैं माइलेज की, हम बात कर रहे हैं इंजन की, तो इंजन पर आपका टेक क्या है? क्योंकि ये अप्रैल 2023 के बाद जो गाड़ियां बनी हैं, आपको लगता है कि उसके इंजन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसकी मजबूती से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है E20 फ्यूल की वजह से? नहीं हो रहा है, वेरी फ्रैंकली नहीं हो रहा है, क्योंकि इंजन का मेटलर्जी जो है, जो मैंने पहले भी मेंशन किया, इंजन का मेटलर्जी जब कंप्लायंट होता है विद द फ्यूल, और उसी तरीके से मेटलर्जी बनाया जाता है इंजन का, जब वो कंप्लायंट होता है विद द फ्यूल, तो उसका वेयर एंड टियर पे फर्क नहीं पड़ता। अब वेयर एंड टियर तो होता ही है, लेकिन जो आपका पहले लेट्स से 100% पेट्रोल इंजन की जो मेटलर्जी थी, वो 100% पेट्रोल चलाने में जो लाइफ होता, अब E20 वाले फ्यूल चलाने की, E20 वाले इंजन का जो मेटलर्जी होगा, लाइफ पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, राइट? अच्छा, इसी में दूसरा सवाल ये है कि जो 2023 से पहले की गाड़ियां हैं, जो पुरानी गाड़ी हैं, क्या उस पे इंजन पे कोई फर्क आएगा एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से? देखिए, जो E10 कंप्लायंट इंजन है, उसमें अगर आप E20 यूज करते हो तो जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला, इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, वाटर को रिटेन करता है। अच्छा, तो जितना ज्यादा इथेनॉल आप ऐड करेंगे फ्यूल में, उतना ज्यादा वाटर रिटेन करेगा। जितना ज्यादा वाटर रिटेन करेगा, अगर आपको जी इंजन का जो मेटलर्जी है, जो रबर है, वो अगर उसके कंप्लायंट नहीं है कि उसको बेयर करे, उसको हैंडल करे, तो वेयर एंड टियर ज्यादा होगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई कि पुरानी गाड़ियों पे इम्पैक्ट आएगा जो E10 के हिसाब से बनाई गई हैं, लेकिन E20 के हिसाब से जो गाड़ियां बनाई गई हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या E10 को देखते हुए जो गाड़ियां बनाई गई हैं, क्या उसको हम E20 टाइप इंजन में कन्वर्ट कर सकते हैं? इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारा खास शो जारी है। अब मल्होत्रा जी, मेरा आपसे एक दूसरा सवाल ये होगा कि क्या ये मुमकिन है कि जो पुरानी गाड़ियों के इंजन हैं उसको हम E20 के हिसाब से अपग्रेड कर पाएं? ये बड़ा रोचक सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और आई थिंक अविक ने कहा है जो E20 की गाड़ी है उनकी मेटलर्जी को बदला गया है, उनकी स्टाइल, डिजाइन को, रिफाइनमेंट को। तो ये ऐसा नहीं है कि सीएनजी किट कहीं फिट कर दे। मेरे ख्याल से एक्सपर्ट्स कैन बी देयर, बट अगर उसकी मेटलर्जी में चेंजेस हुआ, और मेटलर्जी चेंज करना काफी चैलेंजिंग टास्क होता है, और साथ में ट्यूनिंग है, 10 फैक्टर्स हैं, मेरे ख्याल से नहीं किया जा सकता। अच्छा, बट इट कैन ऑलवेज बी चेक्ड। मेरा तो सवाल है कि नहीं किया जा सकता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें तो बड़ी दिक्कत। अब मान लीजिए आप जिसने 2023 से पहले गाड़ी खरीदी है, मान लीजिए 22 में खरीदी है, 20 में, 21 में, 4-5 साल पुरानी गाड़ी के लिए अगर E20 हार्मफुल हो जाए तो फिर तो बड़ी परेशानी है ऐसे लोगों के लिए। हार्मफुल परिभाषा क्या है हार्मफुल की?
अगर 1-2% है वो अलग बात है, 10% है अलग बात है। हाँ। तो अभी तक जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसमें ऐसा कोई नहीं है। एक्चुअली यूरो 2 तो आ ही रहा था, ऐसा तो है नहीं कि E20 अच्छा। अभी आया है। अच्छा। E20 हाँ। बड़े शहरों में तो पहले कहा गया था, ये तो पूरे इंडिया में हुआ है। ओके। दिल्ली में E20 2 साल से हुआ है। अच्छा। तो दिल्ली में E0 गाड़ी भी चली, E10 भी गाड़ियां चली है। हाँ, तो हाँ। ऐसा कोई जो आउटबर्स्ट आज की तारीख में हो रहा है डिस्कशन, हाँ। ऐसा कहीं हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ तो नहीं। पहले दिखना चाहिए था ये। पर अच्छा। चेक किया जा सकता है, कुछ ना कुछ डिटेरेशन होगा। पर अगर हम बोले ना हार्मफुल, तो हार्मफुल क्या जो आंकड़ा होता है, वर्ड होता है, उसे लगता है कि पता नहीं 10% हाँ। शुरू होता है। ठीक बात तो है। ये इसी शायद यही सिंगल डिजिट परसेंट, लो डिजिट परसेंटेज की बात। राइट, राइट। इसी मिथ को बस्ट करने के लिए आज हमने ये शो किया है सर, ताकि लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। जिनके पास पुरानी गाड़ी है वो कहीं डर ना जाए, उनके डर को खत्म करने के लिए हमने ये शो किया है, ताकि आपको पता हो। और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2023 से पहले की भी गाड़ी है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई और कहना है जी, ये एक इवॉल्विंग फील्ड है, इसमें अभी तक हार्ड डेटा नहीं है। राइट। कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो इसको थ्योरम जैसे ज्योमेट्री में QED कर देते थे, वो नहीं किया जा सकता है। हाँ, राइट। जहां तक 95% एक्यूरेसी के साथ ये है, ये बोलो कि ये फाइनल वर्ड है, ऐसा नहीं है कोई। राइट, ठीक बात है। अच्छा, ग्लोबल प्रैक्टिस क्या है नवीन जी? क्योंकि ये तो ग्लोबली ब्राज़ील में आप देखिए कितनी बड़ी मात्रा में एथनॉल ब्लेंड किया जाता है, या दुनिया के बाकी देशों में भी। तो ग्लोबल प्रैक्टिस क्या है इसको लेकर के? देखिए, गवर्नमेंट को जहां तक देखना है, ये देखना है कि एनर्जी सिक्योरिटी वर्सेस फूड सिक्योरिटी। आपके पास में गन्ने से आज की तारीख में मोस्टली मेज और गन्ने से अपना यहाँ पे एथनॉल बन रहा है, तो वो यूज हो सकता है आपके चीनी बनाने के लिए भी, और वो गन्ना यूज हो सकता है एथनॉल बनाने के लिए भी। तो ये गवर्नमेंट का सोच है कि वो उनके पास में 60% जो आज की तारीख में डाइवर्शन वो कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री की तरफ कर रहे हैं। एक तरह से अच्छा है, क्योंकि इंडिया कहा जाता है एक तरह से कि डायबिटीज का वर्ल्ड कैपिटल है, तो वो उसकी तरफ से हो सकता है वो भी एक फायदा हो सके। लेकिन जहां तक ग्लोबल प्रैक्टिसेस का सवाल है, एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी हर कंट्री की अलग होती है। वो उसके एनर्जी के सोर्सेज के ऊपर होती है, कहाँ से उसका फ्यूल आ रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है, कैसे वो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आपने अभी सुना भी होगा कि अभी गवर्नमेंट ने ऑयल इंडस्ट्री को बोला है कि E27 का भी मापदंड तैयार करिए। राइट, राइट। जानना चाहते हैं कि उसमें क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हाँ। तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट इज द केयर टेकर फॉर पॉलिसी। उसको बनाने के बाद में ऑयल इंडस्ट्री और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री दोनों अपने प्रोडक्ट्स को उसके हिसाब से डवटेल करेंगे। उसी हिसाब से मैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ देखता हूँ, उसी हिसाब से मैं ऑयल इंडस्ट्री की तरफ देखता हूँ कि वो अपना करेंगे। क्विकली, अच्छा अविक जी, बाइक की एफिशिएंसी, बाइक के इंजन की मजबूती और बाइक के माइलेज पे क्या फर्क पड़ रहा है सर इससे? देखिए, जैसे अरुण सर ने बोला, आंकड़े नहीं है हमारे पास, ठीक है। और अभी तक जो चर्चा, मतलब हम भी आज चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सडनली सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बहुत चर्चा हो रहा है कि ये E20, E27 के वजह से बहुत हार्म पहुंचेगा इंजन्स को। लेकिन कितना हार्म पहुंचेगा, एग्जैक्टली कितना होगा, 2 व्हीलर्स में कितना होगा, 3 व्हीलर्स में कितना होगा, 4 व्हीलर्स में कितना होगा, वो वेरी क्लियरली कोई क्लैरिटी नहीं है। ओके, ठीक है। तो अभी यही बताया कि 2 व्हीलर्स ज्यादा हार्म होंगे देन 4 व्हीलर्स। एज एन इंडिविजुअल मुझे नहीं मालूम, तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं दे सकता हूं। ओके। लेकिन जैसे नवीन सर ने भी बोला कि देखिए, जब हम अलग अलग ये स्टेजेस में जा रहे थे, तो एक स्टेज पे मतलब एक ही फ्यूल स्टेशन पे अलग BS के फ्यूल बिकता था। राइट। उसी तरीके से हमको उसी तरीके से E10, E20 देखना पड़ेगा। अच्छा, चलिए सर, आप कह रहे हैं कि इसको लेके बहुत स्टडी नहीं है, ठीक बात है। अब मैं चलते चलते एक आखिरी सवाल बाकी लोगों के लिए पूछना चाहता हूँ कि ये पावर पेट्रोल क्या होता है? हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो कई बार वो बोलता है कि आप पावर पेट्रोल ले लीजिए। सर, वो क्या होता है सर पावर पेट्रोल? पावर पेट्रोल का वो चार्ज एक्स्ट्रा होता है, कुछ थोड़ी उसकी ऑक्टेन लेवल हायर होता है, महंगा होता है। कहते हैं कि पावर पेट्रोल थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंसी बेटर है, पर जो चार्ज होता है उसके लिहाज से बेनिफिट होता है नहीं होता। और हाई परफॉर्मेंस इंजन्स के लिए बेटर होता है। अगर आपकी रेसिंग कार है, बट एक नॉर्मल व्हीकल के लिए पावर पेट्रोल इज मेरे ख्याल से इतना रेलेवेंस नहीं है।
अच्छा, वो कहते हैं पावर डलाएंगे तो गाड़ी की चाल बदल जाएगी, वो क्लेम करते हैं। नहीं वो चाल ढाल नहीं बदल सकती है, चाल ढाल बदलना बड़ा मुश्किल। ठीक बात है। रेटिंग हायर होती है तो उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस और उसकी प्योरिटी लेवल जो होती है वो थोड़ी रिफाइंड होती है। Okay. तो जैसा अरुण बोल रहे हैं कि मतलब बेसिकली उसके जो इफेक्ट्स होंगे व्हीकल के ऊपर डिपेंड्स। आपकी हाई परफॉर्मेंस गाड़ी है तो लोग प्रेफर करते हैं वो उस फ्यूल स्टेशन पे जाना जहाँ की पेट्रोल हाई क्वालिटी का मिले। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका, अरुण जी आपका, अभिक चट्टोपाध्याय जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।